हाय गाइस, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और यहाँ पर लगातार जारी है क्लासेस बायोलॉजी की, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं सीजी हिस्ट्री की क्लासेस, छत्तीसगढ़ के इतिहास। और इस समय हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक है, और प्रजनन तंत्र का ये पार्ट 2 सेकंड भाग हम लेके आए आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या स्पेशल है आज की क्लास में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जिसको बोला जाता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र इस प्रजनन तंत्र को हम कुछ भागों में पढ़े। इंट्रोडक्शन, या जिसको कहते हैं परिचय। ठीक है, और दूसरा जिसको बात करेंगे आज, टाइप्स ऑफ प्रजनन तंत्र। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसको कहा जाता है प्रजनन तंत्र के प्रकार। और प्रजनन तंत्र के प्रकार में हम अगर बातें करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में अगर बात की जाए तो अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन मैं पिछले क्लास में समझा चुका हूँ, और अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम देख चुके हैं। इसमें आपको जो है विखंडन, खंडन, बडिंग, मुकुलन, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे। ठीक है, चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है,
एक जिसको बोला जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र, और दूसरा जिसको बोला जाता है महिला प्रजनन तंत्र। ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो मेल और फीमेल दो में देखने को मिलती है। ठीक है, एक जिसको कहा जाता है प्यूबर्टी, ठीक है, या जिसको बोलते हैं यौवन अवस्था। ठीक है, क्या है? यौवन अवस्था। चलिए, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था कहने का मतलब है कि वह समय, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेल हो फीमेल हो, उस समय को बोला जाता है जिस समय उनके शारीरिक रूप से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनका जो शरीर है प्रजनन के लिए वो स्टार्ट कर चुके रहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं यौवन अवस्था। यौवन अवस्था जहां पर अगर बोला जाता है बॉयज के लिए वहीं पर 12 से 16 वर्ष की उम्र के अंतर्गत यौवन अवस्था स्टार्ट हो जाता है, और गर्ल्स की बातें करें तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में यौवन अवस्था आपको देखने को मिलती है। और इस यौवन अवस्था में कहने का मतलब है कि महिला पुरुष या बॉयज और गर्ल्स की कुछ चीज़ें वृद्धि करने लगती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बॉयज प्लस गर्ल्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वृद्धि करने लगती है, जैसे कि क्या हो जाना, लंबाई में वृद्धि हो जाना। ठीक है, लंबाई में क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है, पसीना आना, जनन क्षेत्र पर बालों कहा जाना, बालों का उगना। ये सारे लक्षण क्या इंडिकेट करता है कि ये यौवन अवस्था की जो है क्या है, लक्षण है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जैसे उनकी शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है लगातार। ठीक है, पसीने आना, जनन क्षेत्र में बालों का उगना। ठीक है, ये जो है बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलती है। अगर मैं बॉयज की बातें कर लूँ, ठीक है, तो यौवन अवस्था के समय बॉयज में क्या क्या देखने को मिलती है, जैसे कि उनकी शरीर, ठीक है, बॉडी का क्या होना, ग्रोथ होना, बॉडी का ग्रोथ होना, वृद्धि होना। शरीर सुडौल बनना, शरीर का सुडौल बनना। आवाज का भारी होना, आवाज का क्या होना,
भारी होना, वीर्य का निर्माण होना, वीर्य का निर्माण, स्पर्म का क्या होता है, निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही मैं गर्ल्स की बात करूं, स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाना, धर्म प्रारंभ होना, ठीक है। इसके अंदर का आप देखेंगे कि महिलाओं में, गर्ल्स में जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मासिक धर्म। ठीक है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो इसी को कहा जाता है मासिक धर्म। तो स्तन ग्रंथियों को बढ़ना, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाना, शरीर जो है सुडौल बनना, ये सारी क्रियाएं और जो है ये सारी लक्षण देखने को मिलती हैं और इसी को हम कहते हैं यौवन अवस्था। और आप देख पा रहे हैं बॉयज में 12 से 16 ईयर्स, ठीक है, और वहीं जो है गर्ल्स में 10 से 12 ईयर्स में ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षण जो है कॉमन है, कहने का मतलब ऐसे लक्षण आना जरूरी है। अगर ऐसे लक्षण नहीं आएंगे तो प्रजनन के लिए जो है बॉयज और गर्ल्स जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है, शुरुआत नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे मेन फोकस, हम बात करेंगे किस पर, मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम पर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जिसको कहा जाता है नर प्रजनन तंत्र या पुरुष प्रजनन तंत्र। चलिए, हम अगर समझने के लिए थोड़ा से डायग्राम की तरफ चलेंगे, इस प्रकार की कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी। पहले बना लेते हैं फिर बातें करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना, गोलनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे गोलनुमा संरचना देखने को मिलती है। चलिए,
यहाँ पर स्टोर करने के लिए एक संरचना इस प्रकार से, और जैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वैसे ही आपको इस स्थान पर भी देखने को मिलेगा। ये आगे जाके जो है पाइप नुमा संरचना है, ट्यूब नुमा संरचना है, ये आगे जाके आप देख पाएंगे इस प्रकार से। ये मुड़ती है, ये एक लेयर से ढका होता है। इस प्रकार से एक लेयर से क्या होता है, ढका होता है, ठीक है। चलो तो नेमिंग कर लेते हैं, क्या क्या नाम है। देखिए इस प्रकार की जो संरचना आप देख रहे हैं, गोलनुमा संरचना, इस गोलनुमा संरचना को हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, या जिसको बोला जाता है वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। एक संरचना इसके अंदर की इस प्रकार से येलो कलर में मैंने बताया, ठीक है। वो जो संरचना, इसको हम कहते हैं एपिडाइडेमिस। क्या कहते हैं, एपिडाइडेमिस, या जिसको बोला जाता है अधिवृषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृषण। चलिए ये दो बातें। इस प्रकार की मैंने संरचना बनाया हुआ है, एक थैलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं स्क्रॉटम सेट। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम सेट, या हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश। ये डिब्बेनुमा आप संरचना देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वीर्य पुटिका। वीर्य पुटिका। ये जो ट्यूबनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं इजेक्टरी डक्ट। इजेक्टरी डक्ट, या हिंदी में स्खनल नलिका, ठीक है। स्खलन नलिका। चलिए अब हम बातें करेंगे एक एक करके। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो फिगर देख रहे हैं वो फिगर है पेनिस का, या जिसको कहा जाता है शिश्न। हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, शिश्न। चलिए
मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम चलेंगे, क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं नर प्रजनन तंत्र की, ठीक है। और नर प्रजनन तंत्र में देखने को मिल रहा है आपका वृषण, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं अधिवृषण, एपिडाइडेमिस। फिर ये जो थैलीनुमा संरचना है वो उसको कहते हैं स्कॉटम सेक्ट। जहां पर इस बॉक्स टाइप संरचना मैंने बनाया है उसको बोला जाता है सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको? सेमाइनल वेसाइकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वीर्य पुटिका। और बाहरी जो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्खलन लेकर, ठीक है। तो टेस्टिस, पुरुषों में टेस्टिस की संख्या वृषण की संख्या 2 होती है, ठीक है, जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म को स्टोर करने वाली जो चीजें होती है वो अधिवृषण कहलाता है। अधिवृषण की को पूरी तरह से घेरे हुई एक थैलीनुमा संरचना है जिसको हम बोलते हैं वृषण कोश या स्कॉटम सेक्ट, जो इस टेम्परेचर को, यहाँ के जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ये एक एक करके हम देखेंगे। सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो आगे बढ़कर सेमाइनल वेसाइकल यहाँ पर जो वीर्य को, स्पर्म को स्टोर करके रखता है। और बाद में समय समय पर नर द्वारा, पुरुषों द्वारा स्खलन नलिका से वीर्य का क्या किया जाता है, परित्याग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बातें करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है टेस्टिस। क्या क्या बातें होती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। या जिसको कहा जाता है वृषण, हिंदी में इसको कहते हैं वृषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः पुरुषों में टेस्टिस की संख्या होती है 2, ठीक है। तो पुरुषों में या नर में, पुरुषों या नर में टेस्टिस की संख्या 2 होती है, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि यह सामान्यतः 4 से 5 मीटर लंबाई, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर जो है लंबाई एवं 2 से 3 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई होती है, ठीक है। यह सामान्यतः टेस्टिस की संख्या किसी भी पुरुष में, किसी भी नर में 2 होती है। सामान्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर क्या करती है, लंबाई, ठीक है, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई देखने को मिलती है, ठीक है। यह स्कॉटम सैक, ठीक है, स्कॉटम सैक वृषण कोश से, ठीक है, ढका हुआ थैलोनुमा संरचना है। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। इसका कार्य अगर की बात की जाए, इसके कार्य की बात की जाए तो ये क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। कौन? जो है वृषण, जो है टेस्टिस, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत जो वृषण है, टेस्टिस है, इनके अंतर्गत 2 सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। टेस्टिस के अंतर्गत, वृषण के अंतर्गत टेस्टिस की सेल्स, ठीक है। इस टेस्टिस के अंतर्गत 2 सेल्स देखने को मिलती है। एक सेल एक जिसका नाम है नर जर्म कोशिकाएं, ठीक है, स्पेर
मैटोजीनियस सेल्स, या हिंदी में बोलते हैं नर जन्म कोशिकाएं। दूसरा जिसको कहते हैं सटोली कोशिकाएं। सेल, ठीक है, हिंदी में इसको सरटोली कोशिकाएं बोलते हैं। चलिए, नमजम कोशिकाएं, देखिए हम बात कर रहे हैं वृषण की, जो है कहानी ये है कि ये स्पर्म का निर्माण करती है। तो नमजम कोशिकाएं कहने का मतलब स्पर्मेटोजेनिक सेल, इनका क्या कार्य है कि ये अर्धसूत्री विभाजन के समय, किसके समय? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के समय, शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, इस समय, ठीक है, अर्धसूत्री, देखिए मैंने पढ़ाया है था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, और असूत्री विभाजन क्या होता है। अमिटोसिस, मियोसिस, मिटोसिस, ठीक है, ये तीनों चीज मैंने जब सेल पढ़ाए थे और सेल डिवीजन बताया था, उस समय मैंने बताया था असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो आप जो है सेल वाले पार्ट में जाके देख पाएंगे, जहाँ पर मैंने कहा था कि जो प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट के अंग में, कोशिकाओं में आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलती है। ठीक है, असूत्री विभाजन जो है आप देख पाएंगे जहाँ एक कोश के जीव जैसे अमीबा है, पैरामिशम है, यूक्लिना है, नीलहरित शैवाल है, और समसूत्री विभाजन जो है वो बॉडी सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन आपके जो है जनन जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? शुक्र जनन। जिस प्रक्रिया के अंदर, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन। कौन सी प्रक्रिया भाई? कि अर्धसूत्री विभाजन के समय शुक्राणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शुक्र जनन। ठीक है, और ये करने वाले कौन है? टेस्टिस पे पाए जाने वाला जो है सेल्स है, जिसको कहा जाता है नर जन्म सेल। वहीं पर एक और सेल स्टोरली सेल पाए जाते हैं। इस सेल का क्या कार्य है कि इस शुक्र जनन से निर्मित इस शुक्राणु को क्या करना है? ठीक है, उसको पोषण प्रदान करना है, उनको, ठीक है, परिपक्व बनाना है। तो यहाँ क्या, इसका क्या कार्य है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। अब पोषण प्रदान करेंगे तभी तो वो क्या करेगा, ठीक है, तभी वो आगे जाके मैच्योर हो पाएगा। ठीक है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना। आप लोग भी पोषण लेते हैं कि नहीं भाई? प्रोटीन है, आपका फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? ये तो पोषण है। ठीक है, तो पोषण लेते हैं आप लोग भी। तो उसी प्रकार शुक्राणु को भी क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, और पोषण प्रदान करने के साथ साथ, ठीक है, ये उनको क्या करता है? परिपक्व बनाता है। चलिए, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, टेस्टिस के अंतर्गत एक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, क्या होता है? एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं, अगर मैं हार्मोन्स की बात की जाए, क्या हार्मोन्स,
इसको हिंदी में भी हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोला जाता है, हार्मोन्स। और हार्मोन्स के अंतर्गत देखने को मिलता है एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, हिंदी में भी एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, इस एंड्रोजन हार्मोन्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये एंड्रोजन हार्मोन्स आपके जो है गर्ल्स एवं बॉयज, कहने का मतलब नर एवं मादा दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है एंड्रोजन हार्मोन्स नर एवं मादा दोनों में देखने को मिलता है। चलिए, इस एंड्रोजन हार्मोन्स के अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत और हार्मोन्स देखने को मिलेगा और जिसको कहा जाता है, ठीक है, आप जानते हैं इसको, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। हिंदी में भी यही कहा जाता है भाई साहब, टेस्टोस्टेरोन। चलिए, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या कार्य है, इसका कार्य है कि ये क्या करता है, शुक्राणु के निर्माण के लिए, ठीक है, शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के जो कोशिकाएं हैं, रिस्पॉन्सिबल कोशिकाएं हैं शुक्राणु निर्माण के लिए, उसको उत्तेजित करता है कि भाई साहब अब समय हो चला है कि निर्माण कर दो किसका, शुक्राणु का। ठीक है, तो इस हार्मोन्स का क्या कार्य है कि शुक्राणु निर्माण के लिए, ठीक है, शुक्राणु कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। शुक्राणु निर्माण के लिए, निर्माण हेतु शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, कि भाई साहब अब समय हो चला है कि आप क्या कर दो, शुक्राणु का निर्माण कर दो, स्पर्म का निर्माण कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रोल प्ले करने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो टेस्टिस के अंदर जो सेल है, ठीक है, यही अर्धसूत्री विभाजन के समय शुक्राणु का निर्माण करता है। स्कोटिक कोशिकाएं जो है शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और वहीं पर एक हार्मोन्स पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन्स, और इसके कैटेगरी में एंड्रोजन हार्मोन्स नर और मादा में भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। याद रखिए इसका स्राव बहुत कम होता है, इसका जो स्राव होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन इसके कैटेगरी में एक और है जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेल में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ मेल में देखने को मिलता है, जहां पर शुक्राणु के निर्माण के लिए शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। चलिए, अब देखिए यहां पर हम बात करें तो जिसकी बातें हम कर रहे हैं टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जो है यहाँ पर दो पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है इनका कार्य है जो है स्पर्म का क्या करना है, निर्माण करना है। चलिए, अब जैसे ये दो टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो गया। अब स्पर्म का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है इनको आगे भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो है चीज देखने को मिलता है अधिवृषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिवृषण। तो अधिवृषण का क्या कार्य है वो भी देख लेते हैं। सेकंड है आपका अधिवृषण। ठीक है, जिसको कहा जाता है एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस या अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण या एपिडाइडेमिस।
इनका क्या रोल है? बस इतना रोल है कि जैसे ही शुक्राणु निर्माण होगा किसी भी नर या पुरुष में, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होगा, उस शुक्राणु को क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है, क्या करेगा? स्टोर करेगा और मैच्योर बनाएगा, स्टोर करेगा और मैच्योर बनाएगा और वहां से ट्रांसफर होने के लिए रेडी कर देगा, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं यहाँ पर? तो पहली बातें, स्पर्म को या शुक्राणु को क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, स्पर्म को, ठीक है, मैच्योर बनाता है। मैच्योर कहने का मतलब है परिपक्व, परिपक्व, ठीक है। और तीसरी बात, ठीक है, स्पर्म को क्या करेगा? स्पर्म को ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ट्रांसफर करता, ठीक है, स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्पर्म यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिस पर स्पर्म का निर्माण हो गया। स्पर्म के निर्माण के बाद यहाँ से जो है स्पर्म को स्टोर करेगा, वो किसका काम है? वो है अधिवृषण का। और जैसे ही स्पर्म यहाँ से स्टोर होगा, वो आगे इस रास्ते से जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जैसे ही परिपक्व होगा। परिपक्व कहने का मतलब मैच्योर हो गया, ठीक है। स्पर्म जब मैच्योर हो जाता है तब वो इस रास्ते से इस नली तक गुजरना इसको जरूरी है, ठीक है, इस नली तक इनको गुजरना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आके वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का काम देख लिए। अब देखते हैं थर्ड या तीसरा, जिसको कहा जाता है स्कॉटम साइट। ये जो थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, थैलीनुमा संरचना, इसको कहा जाता है स्कॉटम सैक्ट। स्क्रॉटम सैक, ठीक है। चलिए, वृषण कोश, क्या है? इसको वृषण कोश। चलिए, स्कॉटम सैक्ट या वृषण कोश का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, देख पा रहे हैं, प्रकार का थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये संरचना क्या करती है? थैलीनुमा संरचना, इसका कार्य अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसका कार्य क्या है कि ये जो वृषण के स्थान की, ठीक है, जो जनन अंग के स्थान है, जो वृषण के स्थान है, उस स्थान को क्या करता है? उस स्थान के टेम्परेचर को, ठीक है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के आसपास, आसपास, टेस्टिस के आसपास के टेम्परेचर को, टेम्परेचर या ताप को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ठीक है, अब ये मेंटेन क्यों करता है भाई? देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए, वृषण निर्माण के लिए या स्पर्म के निर्माण के लिए टेम्परेचर की जो जरूरत होती है, ठीक है, याद रखिए, टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं टेस्टिस के लिए बोल दूं, चलिए, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किसके लिए? स्पर्म के निर्माण के लिए,
निर्माण हेतु, ठीक है, स्पर्म के निर्माण हेतु। लेकिन अगर टेम्परेचर हम बात करें, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 37 जो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं लगभग 98.8 फ़ारेनहाइट में हम बात करते हैं। अगर किसकी बात करें, ये बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है, किसकी बात करें, बॉडी टेम्परेचर की। अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर हम टेस्टिस के निर्माण के लिए स्पर्म वृषण के जो आसपास का क्षेत्र है, तो वृषण के आसपास के जिस क्षेत्र का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब तक इतना नहीं बनेगा, इतना मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो ये क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो आपका स्पर्म जो है क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय जो है हो जाएगा, आपका स्पर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी खत्म को बचाने के लिए ये स्कॉटम सैक है, एक थैलियोनुमा संरचना होती है, और ये थैलियोनुमा संरचना इस प्रकार से ढकी होती है ताकि यहाँ के जो टेम्परेचर है, टेस्टिस के आसपास के जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, उस टेम्परेचर को कम करके रखता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो आप जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं स्कॉटम सेक्ट का कार्य है टेस्टिस के आसपास के टेम्परेचर को, ठीक है, मेंटेन करके रखना, कम बना के रखना, ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म का निर्माण कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होगा। अब जाहिर सी बात है, जब स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं तो वो परिपक्व नहीं हुआ, परिपक्व नहीं होगा तो स्खलित नहीं होगा, स्खलित नहीं होगा तो प्रजनन में जो है दिक्कत आएगी, और प्रजनन नहीं होगा तो जो है बीबी जो पैदा करने में दिक्कत होगी। फिर आप सहारा लेंगे फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का वगैरह वगैरह, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, परख नली शिशु। चलिए, तो ये बातें हो गई स्कॉटम सैक की, वृषण कोश की। तो वृषण कोश का ये कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें हो गई, ठीक है, वृषण क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण कर चुका है, ठीक है। इपीडायडेमिस कहने का अधिवृषण जो है इस स्पर्म को परिपक्व बना चुका है, और यहाँ का जो है टेम्परेचर मेंटेन कर चुके हैं कौन, वृषण कोश, ठीक है। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है कौन, अपना स्पर्म। स्पर्म पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तैयार होने के बाद आगे बढ़ने के लिए क्या है, रेडी है, और आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा इस नली के सहायता से, और कहाँ जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस स्थान पर क्या है, जिसको कहा जाता है सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। अब बात करेंगे सेमाइनल वेसाइकल, जिसको चलिए एक और चीजें मैं यहाँ लिखना था, ये जो नली है, ठीक है, ये जो नली है, इस नली को हम कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है, शुक्र वाहिनी, ठीक है, इसको नली को कहा जाता है वास डेफरेंस, या मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, या शुक्र वाहिनी, ठीक है, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी का मतलब जिस नलिका से शुक्र गुजरती है, ठीक है, शुक्र वाहिनी या शुक्र नलिका, या शुक्र नलिका जो भी बोल सकते हैं,
ठीक है, शुक्र वाहिनी या शुक्र नलिका। ठीक है, अब इसी शुक्र नलिका या वास रेफरेंस से आगे बढ़ेगा कौन? शुक्र। ठीक है, शुक्राणु, कहने का मतलब है स्पर्म। चलिए अब देखिए एक चीज जिसको आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक वर्ड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्कोटॉमी। ठीक है, एक वर्ड जिसको कहा जाता है वेस्कोटॉमी। ठीक है, और वेस्कोटॉमी का मतलब होता है, ठीक है, वेस्कोटॉमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी। भाई साहब, पुरुष नसबंदी। अब ये क्या है? ठीक है, क्या कहा जाता है? पुरुष नसबंदी। अब पुरुष नसबंदी का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है? वेस्कोटॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं? वास डेफरेन या शुक्र वाहिनी, शुक्र नलिका या शुक्र वाहिनी, ठीक है, वास डेफरेन या शुक्र वाहिनी को, ठीक है, बांध कर स्पर्म की फ्लो को या स्पर्म के ट्रांसफर को रोक देते हैं। ट्रांसफर को रोका जाता है, रोका जाता है। ठीक है, और इस क्रिया को हम कहते हैं वेस्कोटॉमी या जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत आपने सुने होंगे नसबंदी नसबंदी, ये क्या होता है वह नसबंदी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो ये वास रेफरेंस है, शुक्र वाहिनी है, तो ये जो नलिका है, इस नलिका को, ठीक है, इस प्रकार से दोनों नलिका को क्या करते हैं? बांध देते हैं। जब दोनों नलिका बंध जाएगी तो जाहिर सी बात है परिपक्व हुआ ये स्पर्म इस रास्ते से तो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन पहुँचना इसको यहाँ तक जरूरी है, पहुँचना इसको बाहर भी निकलना जरूरी है स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म को वीर्य के रूप में बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कब? जब आप प्रजनन चाहते हैं, जब बेबी चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो पुरुष नसबंदी देखने को मिलता है, और पुरुष नसबंदी को, यही वास डिफरेंस को अगर हम बांध लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं पुरुष नसबंदी, या इस वर्ड को हम कहते हैं वेस्कोटॉमी। एक और चीज, हम जब महिला जो है प्रजनन तंत्र देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, तो उसमें भी बात करेंगे। एक होता है महिला नसबंदी, ठीक है, अगर इसको, एक होता है महिला नसबंदी और उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसको कहा जाता है महिला नसबंदी। उस समय हम बात करेंगे इसकी, एक पुरुष नसबंदी और दूसरा महिला नसबंदी। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं? बांध देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं। ठीक है, और जब फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है तो याद रखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल, ठीक है, हम बात करेंगे इस प्रकार की जो संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और यही कहलाता है आपको, आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाता है? यही कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। और जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर क्या अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण तो होगा,
लेकिन जिस रास्ते पर उनको आना है उस रास्ते पर वो क्या हो पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो जाहिर सी बात है अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बेबी जो पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है, इसी फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से और यहाँ से जब बांध देते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है इसको, इन दोनों से जब बांध देते हैं तब हम इसको कहते हैं ट्यूबोक्टोमी, और ये कहलाता है महिला नसबंदी। और एक जब पुरुषों की जो है वासर डिफरेंस को बांध देते हैं, पुरुषों की जो है किसको बांध देते हैं, शुक्र वाहिनी को बांध देते हैं इस स्थान को, तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, क्योंकि वो, चलिए सॉरी, वासर डिफरेंस, तो ये हो गया है वास्कोटोमी। ठीक है, वास्कोटोमी बोला जाता है पुरुष नसबंदी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी जिसको बोला जाता है महिला नसबंदी। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपर पूरी तरह से समझ आ रहा होगा ये क्या चीज़ें हैं। खैर, इसकी बातें, महिला नसबंदी की बातें हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें तो और अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है तो इसलिए मैं पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी एक साथ बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो है आपका, इसके बाद जो पॉइंट है उसके बाद ये जो डिब्बे नुमा आप संरचना देख रहे हैं, देखिए ये जो संरचना एक्चुअल तो ऐसा रहता नहीं है, मैं पहले भी बता दूं। ठीक है, ये जो संरचना एक्चुअल रहता नहीं है ऐसा, हम इस संरचना को सिर्फ एज ए समझने के लिए, ठीक है, आपको सिर्फ ये डायग्राम आपको एग्जाम में ना बनाना है ना कुछ नहीं है। अब 10वीं 12वीं की क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको ये सब बनाना पड़ेगा, बस इसे समझने के लिए कि कौन से जो चीज़ें कहाँ रहती है, ठीक है, और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। जब आप डायग्रामेटिक तरीके से चीज़ों को समझते हैं तो समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन ये होना ज़रूरी है, तो इसलिए समझने के तौर पे मैंने ये डायग्राम बनाना है। ऐसा डायग्राम बनता नहीं, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता तो आपको समझ नहीं आता, तो डायग्राम जो है बहुत ज़रूरी है, खासकर बायोलॉजी में। चलिए बात करेंगे इसके बाद क्या है, इसके बाद सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, फोर्थ नंबर में सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, या जिसको कहा जाता है आपका वीर्य पुटिका। ठीक है, वीर्य पुटिका। ठीक है, देखिए सेमाइनल वेसिकल या वीर्य पुटिका आप देख पाएंगे जैसे नली शुरू होती है। ठीक है, ये नली शुरू होती है, यहाँ पर अंदर की बातें करें तो यहीं से आपका जो मूत्राशय है, ठीक है, आपका जो मूत्राशय है यहीं से स्टार्ट होता है। मूत्राशय के आसपास की जो संरचनाएं हैं, ठीक है, वही कहलाता है वीर्य पुटिका या सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, क्या है, वीर्य पुटिका या जिसको कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल। इसका क्या कार्य है भाई, इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पर्म को क्या करता है, ठीक है, वीर्य को, स्पर्म को एक्टिव बनाता है। क्या करता है, एक्टिव बनाता है। क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव बनाता है और एक्टिव बना के एवं आगे की तरफ ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है,
जब महिला और पुरुष के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, महिला और पुरुष के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उनके दौरान, ठीक है, उनके दौरान जो स्पर्म, रेडी हुए स्पर्म को आगे की ओर ले जाके स्खलित कर दिया जाता है, ठीक है, और वो जाते हैं महिला, ठीक है, महिलाओं में, और जाके प्रजनन के समय वो जो है अंडाणु से मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, और बाद में यही जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। देखेंगे जब पुरुष जो है, सॉरी, महिला जो है की बात करेंगे। चलिए, तो इसका कार्य है स्पर्म को एक्टिव बनाना और आगे की ओर क्या करना है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। कहा जाता है कि इस सेमाइनल वेसिकल में एक तरल द्रव पाया जाता है, ठीक है, तरल द्रव पाया जाता है, और ये तरल द्रव, ठीक है, चिकनाहट पैदा करता है। जाहिर सी बात है, जो लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड जो है मटेरियल है, ठीक है, वो क्या कर चिकनाहट प्रदान करता है, और इस स्पर्म को ट्रांसफर करने में क्या होगा, आसान होता है। और इस तरल द्रव का जो है वो पीएच मान जो है 7.4, ठीक है, इस तरल द्रव का जो पीएच मान होता है, इस पीएच मान 7.4, कहने का मतलब 7 से ऊपर हो गया है तो ये क्या हो गया है, ठीक है, क्षारी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारी प्रकार का जो है ये तरल द्रव होता है। और इस तरल द्रव क्या करेगा, ठीक है, इससे एक्टिव हुए स्पर्म को, ठीक है, फ्लो करने में, ट्रांसफर करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए, ये हो गया है। और आपका जो है फिफ्थ एंड लास्ट जिसको बोल सकते हैं वो है इजेक्टरी डक्ट, ठीक, क्या है, इजेक्टरी डक्ट। इजेक्टरी डक्ट या जिसको बोला जाता है आपका स्खलन नलिका, नलिका, स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका से क्या होगा, ठीक है, इस स्खलन नलिका से क्या देखने को मिलेगा, यहीं से जो है स्पर्म, यहाँ से स्पर्म, या जिसको बोला जाता है शुक्राणु, वीर्य के रूप में, वीर्य, ठीक है, क्या है, वीर्य, वीर्य के रूप में, वीर्य का मतलब सीमन के रूप में बाहर निकलता है। देखिए भाई साहब, जब बनता है, ठीक है, जब वृषण में, टेस्टिस में जब बनता है, तो जब टेस्टिस में बनता है, ठीक है, वृषण में बनता है, तो वो किसके रूप में बनता है, वो शुक्राणु के रूप में बनता है, स्पर्म के रूप में बनता है, ठीक है। जब ये बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वीर्य के रूप में, सेमन के रूप में। कभी आपने देखे होंगे, ठीक है, मूवी में या फिर ऐसे जो है टेलीविजन शो में या कहीं भी, ठीक है, जब किसी का, किसी लड़की का रेप या मर्डर होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होते हैं या जो भी होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि सीमेन सैंपल ले लो, सीमेन सैंपल ले लो और सीमेन सैंपल टेस्ट कराओ, ठीक है। तो सीमेन सैंपल ले लो कहने का मतलब है कि स्पर्म बनेगा टेस्टिस में तो वो स्पर्म के रूप में बनता है, जब ये बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं, समन कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, सिमन या वीर्य कहते हैं। चलिए, चलिए,
एक चीज और, अगर सामान्यतः हम बात करें, ठीक है, सामान्यतः हम बात करें तो वीर्य यहाँ से क्या होगा, इजेक्टरी डक्ट से क्या होगा, वीर्य का स्खलन होगा, ठीक है। तो सामान्यतः कहा जाता है, ठीक है, कि एक बार में, ठीक है, एक बार में 2 से, ठीक है, 2.5 से लेकर आपका 3.5 ml मिलीलीटर, ठीक है, ml कहने का मतलब मिलीलीटर वीर्य स्खलित होता है। क्या होता है, वीर्य का स्खलन होता है, समन का स्खलन होता है, ठीक है। सामान्यतः एक बार में 2.5 से लेकर 3.5 मिलीलीटर वीर्य का क्या होता है, स्खलन होता है, ठीक है। और ऐसे इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहा जाता है कि, अरे मच्छर क्या है, ऐसे इस 2 से 5 या, ठीक है, 2 से 2.5 से लेकर 3.5 मिलीलीटर जो है वीर्य का स्खलन होता है। और इसमें लगभग जो है दो 20 से 40 करोड़, ठीक है, याद रखिए, लगभग 20 से 40 करोड़ जो है स्पर्म आपको देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ काफी होता है एक स्पर्म, ठीक है। किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, या जिसको कहते हैं निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या है वो भी हम समझेंगे, बाह्य फर्टिलाइजेशन, आंतरिक फर्टिलाइजेशन क्या है समझेंगे। लेकिन समझिए कि इजेक्टरी डक्ट स्खलन नलिका है, यहाँ स्पर्म का खलन जो है, स्पर्म का बाहर वीर्य के रूप में निकलता है। और सामान्यतः एक बार में 2.5 से लेकर 3.5 ml मिलीलीटर वीर्य का स्खलन होता है, और जिसमें 20 से 40 करोड़ जो है स्पर्म आपको देखने को मिलता है, स्पर्म पाया जाता है। और इस 20 से 40 करोड़ की संख्या में होती है, सोच सकते हैं। लेकिन इतना जरूरत नहीं हमें फर्टिलाइजेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही स्पर्म, क्या क्या है, एक ही स्पर्म की जरूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ कितने स्पर्म की जरूरत होगी, एक ही स्पर्म की जरूरत होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है, बोल सकते हैं पुरुष मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहा जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र, ठीक है। चलिए, तो ये बातें याद रखिए, टेस्टिस, एपिडाइडेमिस, वृषणकोश, विलपुटिका या सेमिनल वेसिकल, ठीक है, शुक्रवाहिनी और इजेक्टरी डक्ट। तो ये 5-6 पॉइंट जिसके अंदर का आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट करता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की कहानी बात करेंगे इसके बाद, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ ये हो गया आपका कंप्लीट, याद रखिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या स्त्री
या महिला प्रजनन तंत्र। चलिए, थोड़ा वेट करें। चलिए, इस प्रकार की संरचना आप देख पाएंगे। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा वेट करिए, सिस्टम हैंग हो गया भाई। अरे क्या हो जाता है।
चलिए, सॉरी, आज की क्लास मुझे यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। कल क्लास में हम बात करेंगे महिला जो है प्रजनन तंत्र या स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। तो आज की क्लास यहीं रोकना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए जो है सॉरी। ठीक है, चलिए, सिस्टम थोड़ा वर्क नहीं कर पा रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ। चलिए, ठीक है, कल क्लास में हम बात करेंगे आगे की। आज यही रहने दीजिए क्योंकि सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है, थोड़ा हैक हो गया है। ठीक है, कभी कभी हैंग हो जाता है, दिक्कत यही है। चलिए, थैंक यू।